Good morning, everyone. Welcome to Exams Way. My name is दीपक जांगेड़ और एग्जाम्स वे के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स जो वन लाइनर्स इजी टू लर्न हो सकते हैं। प्लस 8 अप्रैल से जो 15 अप्रैल के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब के करंट अफेयर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। प्लस आज के करंट अफेयर्स बैंकिंग एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे रिवाइज करते रहिएगा। साथ में मैं कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर प्रोवाइड करवाने की। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स की। सबसे पहली क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो आज जो हमारे सबसे पहले करंट अफेयर स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होता है नेशनल अफेयर्स से। 8 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सारी हम आज के करंट अफेयर्स के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले आती है हमारे नेशनल अफेयर्स। तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने क्या किया है, आईटी संशोधन नियम 2023 को अधिसूचित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी फेक न्यूज है, जो भी ऐसे फॉल्ट न्यूज होती है, उसके लिए सरकार क्या करेगी, फैक्ट चेक करने के लिए एक आदमी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में ग्रेविशनल व वेब डिटेक्टर बनाने के लिए LIGO इंडिया, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कि लेजर इंटरफेरोमेट्रो ग्रेविशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, को क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। देखिए LIGO जो होता है वो अपने आप में एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया। ठीक है। और जो लीजो है उसमें इंडिया और USA के अंदर लीजो प्रयोगशाला के सहयोग से हिंगोली महाराष्ट्र में एक ग्रेविटेशनल वेब प्रयोगशाला स्थापित करेगी और लीजो को परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि LIGO को कौन सा डिपार्टमेंट संचालित करता है, तो हमारे क्या आ जाएगा, LIGO को परमाणु ऊर्जा विभाग संचालित करता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट करंट अफेयर आती है हमारी कि महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो भूटान के राजा हैं, भूटान में राजा का राज चलता है। जैसे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है तो यहाँ पे हम वोट देकर राजा चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो गया। लेकिन भूटान में क्या है, राजा चलता है। भूटान, सऊदी अरब, इनमें क्या है, राजाओं का राज है। तो वहाँ के जो राजा है वो कौन है, महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के जो राजा है, उन्होंने क्या किया, 3 से 5 अप्रैल 2023 तक हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें निमंत्रण दिया था कि वो भारत की आधिकारिक तौर पर यात्रा करें। तो उन्होंने क्या किया है, 3 से 5 अप्रैल 2023 तक भारत की यात्रा करी है। अब भूटान के बारे में और जानकारी अगर हमें चाहिए तो हमें यहाँ से मिल जाएगी। भूटान के बारे में और जानकारी है कि भूटान के जो PM है वो है लोम्बके तेसरिंग और भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्फू। राजधानी का नाम क्या है, थिम्फू। और भूटान में जो मुद्रा चलती है वो है भूटानी नंगलस्ट्रम। एक चीज याद रखना, बैंकिंग एग्जाम के अंदर स्पेशली कई बार राज्य, उनकी राजधानी या वहाँ की जो मुद्रा होती है वो पूछी जाती है। तो स्पेशली हमें याद रखना होगा कि भूटान की मुद्रा कौन सी है, भूटानी नंगलस्ट्रम। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा है तो बोलने में नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि 4 से सॉरी हाँ चौथा है 8 अप्रैल 2023 को तेलंगाना यात्रा के दौरान कौन है, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की यात्रा के दौरान तेलंगाना में 11,300 करोड़ की कई योजनाओं का शिलान्यास किया है। कौन ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद लिखना रह गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा PM मोदी। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा, यहाँ पे PM मोदी आ जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या किया, विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया है। ठीक है। उसके बाद आता है जो सिकंदराबाद, पहला शिलान्यास देखो ये भी है
इस सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और ये कौन दिखा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर आता है हमारा कौन सा? वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा मुद्रा योजना जो थी, प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना चलाई थी, 8वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा एक मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी, जिसकी आज 8 अप्रैल 2023 को 8वीं वर्षगांठ बनाई गई है। अब देखो, मुद्रा योजना की फुल फॉर्म पूछा जाए तो मुद्रा योजना की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफाइनरी एजेंसी। ये क्या होती है? हमारी मुद्रा योजना की फॉर्म। अब कोई पूछेगा सर मुद्रा योजना का काम है? मुद्रा योजना आपको याद होगा, कई बैंकों के अंदर मुद्रा लोन मिलते थे कि आप बिजनेस करो, आप लोन बैंक से लो, उसके लिए चलाई गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा आता है कि SAI, जिसे बोलते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SAI ने खेलो इंडिया गेम सर्टिफिकेट को डिजिटल लॉकर के साथ क्या कर दिया गया है? एकीकृत कर किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को क्या किया है? समर्पित कर दिया है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले तेलंगाना में रखी गई थी। ठीक है, तेलंगाना के बाद क्या हुआ? सीधा चेन्नई के अंदर आधारशिला रखी गई, यानी कि पहले तो उन्होंने तेलंगाना का दौरा किया, उसके बाद चेन्नई का। अब चेन्नई की कौन कौन सी योजनाएं थी? देखो, सबसे पहले आती है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1260 करोड़ का एक नया टर्मिनल भवन दिया गया है, एकीकृत किया गया है, जिसे गोल्डन टर्मिनल भवन के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, दूसरा आता है प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की दूसरी वंदे भारत ट्रेन, कौन सी है दूसरी वंदे भारत ट्रेन? चेन्नई से कोयम्बटूर वंदे भारत को क्या दिखाई है? हरी झंडी। एक ट्रेन तो कहाँ थी? तेलंगाना में थी। ठीक है, और दूसरी ट्रेन एक यहाँ पे, उसकी हरी झंडी दिखाई गई, कौन सी? चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। तीसरी कौन सी योजना है? तीसरी योजना है कि प्रधानमंत्री ने चेन्नई में विवेकानंद हाउस, चेन्नई के अंदर विवेकानंद हाउस है, वहां पर श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक आयोजित था, उस आयोजित समारोह में भाग लिया है। ये था आपने कहाँ पे? चेन्नई के अंदर जो परियोजना की आधारशिला रखी थी हमारे मोदी जी ने, उसके बारे में डिस्कस। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रधानमंत्री ने मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 साल हो चुके हैं, हमारे देश में टाइगर को आए 50 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है ये, तो उसके स्मरणोत्सव, उसको याद रखने के लिए एक मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर को का जो स्मरणोत्सव था वो आयोजित किया गया था। उसके अंदर क्या हुआ था? प्रधानमंत्री ने 7 मेन जो बिग कैट्स है उसके कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलॉय, जिसे IBCA के नाम से भी जाना जाता है, का शुभारंभ किया। अब 7 बिग कैट्स कौन सी हो सकती है? देखो, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड हो सकता है, और हमारे जगुआर हो सकता है, क्यूबा हो सकता है। ये कुछ हमारे 7 बिग कैट्स है, 7 तरह के, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि क्यूबा और जगुआर इंडिया में नहीं है, लेकिन 5 बिग कैट्स इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, हमारे काम आ सकता है एग्जाम में। फिर आता है प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन प्रकाशन भी जारी किया है। ये तीनों काम कहाँ पर हुए हैं? ये तीनों काम टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व के जो 50वीं वर्षगांठ हमारे लिए बनाई गई थी उसके अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है यूपी के महाराजगंज जिले को एशियाई राजा गिद्धों के लिए विशेष रूप से विकसित दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र दिया गया है। अब कई लोग पूछेंगे सर यूपी के अंदर महाराजगंज जिले को क्यों दिया गया? तो देखो, वहां पर क्या है, एक तो लाल सिर वाले गिद्ध और जो पुडुचेरी के गिद्ध है वो ज्यादा पाए जाते हैं, और लाल सिर वाले गिद्ध और जो पुडुचेरी के गिद्ध होते हैं उन्हें एशियाई राजा गिद्ध के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की जांच के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा।
इसमें क्या हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन प्रणाली होती है, जो जांच प्रणाली होती है, उसके लिए जो टीवी सोमनाथन है उसके नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव को एक तो संचार इलेक्ट्रॉनिक्स का पदभार दिया गया है, एक सूचना प्रौद्योगिकी का पदभार दिया गया है तथा रेलवे मंत्री का भी पदभार दिया गया है। यानी कि 3 पदभार है किसके नाम, अश्विनी वैष्णव के नाम है। और जो राज्य मंत्री कौन से अपने, देव सिंह चौहान। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, ये देव सिंह चौहान आएगा। देव सिंह चौहान ने 2 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचालन सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जो 27 से 28 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। अब देखिए 2 दिवसीय था, कितने था, 2 दिवसीय था। 2 दिवसीय जो क्वांटम संचालन सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था, वो विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 का पहला चरण 10 अप्रैल 2023 को पानागढ़ पश्चिम बंगाल में भारतीय वायुसेना और यूएस वायुसेना के बीच में शुरू किया गया था। याद रखना एक्सरसाइज कोप जो है हमारा 2023 का जो पहला चरण था वो 10 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कहाँ हुआ था, पानागढ़ में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ है पानागढ़, पानागढ़ है हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है, पानागढ़ कहाँ है, हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर है। और भारतीय वायुसेना और यूएस वायुसेना के बीच में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि जो विद्युत मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है, विद्युत मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री आर के सिंह ने क्या किया है, आर के सिंह ने विद्युत मंत्रालय जो केंद्रीय आर के सिंह है, उन्होंने राज्य में ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के जो कर्नाटक, केरल और राजस्थान और तेलंगाना है वो फ्रंट रनर्स के रूप में उभरे हैं। फ्रंट रनर्स कौन से होते हैं, जिनका जो रेशियो है वो 60 से ग्रेटर देन है। 60 कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए मिनिमम। और अगर 60 है तो वो आंध्र प्रदेश कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और फ्रंट रनर्स के रूप में उभरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है हमारे कि 13 राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस का जो प्रोग्राम है, कौन सा, 5th साइकिल इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन है MEE ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2022। जो सारांश रिपोर्ट निकली है उसके अनुसार केरल में जो पेरियार टाइगर रिजर्व है 94.38% के MEE स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा है। देखिए एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, उन्होंने 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन MEE किसे कहते हैं, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन को कहते हैं, जो टाइगर रिजर्व के लिए बना है। 2022 के अंदर उन्होंने एक रिपोर्ट की थी, उसके हिसाब से जो केरल है, केरल के अंदर पेरियार टाइगर रिजर्व है वो 94.38% के साथ सबसे शीर्ष पर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि केरल कृषि विश्वविद्यालय को पौधे संरक्षण किस्मों और किसानों के अधिकारों के लिए प्राधिकरण केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसके अंदर क्या 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 मेन बात आती है कि उनको अधिसूचित तो कर दिया, लेकिन अब आगे का जो भी काम आएगा वो इसके हिसाब से हमारा चलेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऊर्जा मंत्रालय ने 31 वस्तुओं के लिए 2 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लॉन्च किए हैं, जो तकनीकी वस्त्र उद्योग के लिए भारत की ओर से पहले तकनीकी विनिमय शुरू किया जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया, 31 वस्तुओं की जो 2 गुणवत्ता नियंत्रण होता है उनके लिए आदेश दिए गए हैं, जो तकनीकी वस्त्र उद्योग के लिए भारत की ओर से जो पहले तकनीकी विनिमय शुरू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है MOSPI, ये मंत्रालय है जिसकी जो है अपने क्या होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जो संचार परिषद मंत्रालय, उसकी शॉर्ट फॉर्म हो सकती है MOSPI। उन्होंने क्या किया है, 27 मार्च 2023 को संसद में एक आंकड़े प्रस्तुत किए। उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में गुजरात ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लीड्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। देखो क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है, वित्त मंत्रालय जो होता है हमारा, वो सभी राज्यों को
काम करने के लिए पैसे प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग करप्ट होते हैं, कुछ लोग ईमानदार होते हैं, तो उसके हिसाब से फंड दिए जाते हैं। अब फंड तो सभी राज्यों को दे दिए, सभी राज्यों को फंड दे दिए, फंड सबको मिल भी गए, लेकिन उन फंड का जो सबसे अच्छा उपयोग किया है, फंड का सबसे अच्छा उपयोग देखिए लिखा हुआ है, फंड का सबसे अच्छा उपयोग यू सॉरी फंड का सबसे अच्छा उपयोग तो गुजरात ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा फंड मिला किसको था, यूपी को मिला था, ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली है। ओके, फिर आता है 17 विकलांग पेंशन की जांच के लिए, सॉरी 17 तो पॉइंट है, लेकिन जो विकलांग पेंशन की जांच की गई थी, उनके सशस्त्र बलों ने एजुकेटेड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल चन्नी बसीरा पोनप्पा की अध्यक्षता में एक अंतर सेवा पैनल बनाया है। और जो इसका दिशा जिसका जो जो ये विकलांग पेंशन की जो जांच थी, विकलांग पेंशन की जो जांच थी, उसका जो आदेश आया था, वो आदेश कहाँ से आया था, रक्षा मंत्रालय से आया था, जिसकी अध्यक्षता सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एनसीआरटीसी। एनसीआरटीसी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को रैपिडेक्स का नाम दिया है। देखिए रैपिडेक्स क्या है, एक इजी टू वे है, इजी टू वे मतलब आसानी से नाम लिया जा सकता है, इसलिए एनसीआरटी नेशनल कॉर्पोरेशन रेल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने क्या किया है, अपनी जो हाई स्पीड की क्षेत्रीय जो रेल की सेवाएं हैं, उनको रैपिडेक्स का नाम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को स्वीकृति दी है। देखिए कोई भी नया विधेयक अगर पास होगा तो पहले वो राज्यसभा या लोकसभा में तो रखा जाएगा, लेकिन उसको पास करना, उसको साइन करने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति का है। तो वही सेम चीज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को स्वीकृति दी है। और संशोधित कानून के हिसाब से जो समय सीमा है उसको 210 दिन पहले, जो संशोधित कानून था, पहले जो कानून बनाया गया था, उसमें जो निकासी की जो समय सीमा थी, जो प्रतिस्पर्धा जो कंपनी है जो किसी चीज की निकासी करती है, उसकी जो समय सीमा थी वो 210 दिन थी। लेकिन अब 210 को हटा के उसकी जगह क्या कर दिया गया है, 150 दिन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि साथ ही साथ एक महानिदेशक भी नियुक्त करने को कहा गया है। कौन से, इस संशोधन के अंतर्गत कहा गया है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब आता है 20 गोंड पेंटिंग शरबती गेहूं सहित मध्य प्रदेश के उत्पादकों को जीआई टैग भी मिला है। शरबती गेहूं द गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो एमपी की दो चीजें हैं, कौन सी, एक तो शरबती गेहूं जिसे गोल्डन ग्रेन कहा जाता है, दूसरा गोंड पेंटिंग। इन दोनों को क्या मिला है, जीआई टैग दिया गया है भारत सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडमान निकोबार कमांड ने भारत में पहली और एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमांड ने 23 फरवरी से 7 अप्रैल 2023 तक एक एक्स कवच, एक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज और कवच उसका नाम है, एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया। कब से कब तक, 23 फरवरी से 7 अप्रैल 2023 तक। ये चीज क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा जो केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री कौन है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। उन्होंने 11 अप्रैल 2023 को आईटीआई में नामांकित छात्रों के लिए रोजगार कौशल पाठ्यक्रम डिजिटल संस्करण का अनावरण कर दिया है। दिस इज क्लियर, ओके। फिर आता है हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनरल श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। अब जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका निदेशक कौन है, सुमन शर्मा। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इस कंपनी के निदेशक कौन है, या इसके सीईओ कौन है, इसके एमडी कौन है, तो ये हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा जैसे ये आता है। लेकिन हमें याद रखने की जरूरत नहीं है अगर हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं या फिर वीकली करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो वीकली करंट अफेयर के अंदर वो नाम रिपीट होते रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। चलिए पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है, पहले तो सुमन शर्मा है। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली, दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने क्या किया है, जल स्तर के 32 मीटर नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है, जो कौन सी नदी पे चलाई है, हुगली नदी
कि तलहटी के नीचे एक ट्रायल रन शुरू किया है। अभी ट्रायल स्टार्ट हुआ, थोड़े दिनों में वो चलने भी लग जाएगी अगर ये सफलतापूर्वक सफल रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट यूएसए और एफडब्ल्यूए। अब एफडब्ल्यूए क्या होता है? एफडब्ल्यूए होता है, देखो, संघीय विमान प्रशासन, नीचे लिख रखी है इसकी फुल फॉर्म, संघीय विमान प्रशासन के। आईएएसए, आईएएसए होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिक्योरिटी एसोसिएशन। कार्यक्रम के तहत भारत ने कैटेगरी 1 का दर्जा अभी भी बरकरार रखा है। नेक्स्ट आता है कि चेन्नई में ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। ये चीज क्लियर? ये देखो, ये यहाँ तक हमारे क्या थे, यहाँ तक थे हमारे नेशनल अफेयर्स थे। ठीक है, और नेशनल अफेयर्स के बाद अब हमारे स्टार्ट होता है इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, चलिए चलते हैं हम, अगली बार चलते हैं हम इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ। नेशनल अफेयर्स हमारे ख़त्म होते हैं पिछले वीक के। देखिए अब जो हमारे आता है कि उसमें ये आ रहा है कि लंदन यूनाइटेड किंगडम की टाइम आउट है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक कंपनी है टाइम आउट, उसने सर्वे किया है और उसकी सर्वे के हिसाब से बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें मुंबई को उन्होंने क्या रखा है, 19वें स्थान पर रखा है। तो फिर पहले स्थान पर किसे रखा अगर पूछा गया तो पहले स्थान पर रखा गया है बर्लिन शहर को जो जर्मनी का है, दूसरे में रखा गया प्राग शहर को जो चेक रिपब्लिक का है, और तीसरे स्थान पर रखा गया टोक्यो शहर जो जापान का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत दुनिया की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की सूची में 77वें स्थान पर रहा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अपराध जहां होते हैं उनमें जो सबसे ऊपर ही ऊपर है वो भारत पाकिस्तान ना होते हुए भारत 77वें स्थान पर रहा है। और जो पहले स्थान पर है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि 2023 में जो आपराधिक दर थी उसके अंदर भारत 71वें स्थान पर रहा है। इस क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आता है एआई इंडेक्स रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट है 2023 के अनुसार सबसे ज़्यादा एआई इन्वेस्टमेंट किसके साथ है? भारत में। अब भारत में 5वें स्थान पर है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर जो भारत इन्वेस्ट करता है वो उसमें 5th नंबर पर आता है। और यूएस सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है तो इसलिए यूएस सबसे टॉप पर आ गया। नेक्स्ट हमारी अफेयर्स आता है बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड आ जाते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बैंक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स भी आपके साथ है इसमें। देखिए उसमें सबसे पहले आता है भारत $2 मिलियन के साथ सोमालिया में अफ्रीकी संघ परिवर्तन मिशन का क्या करेगा? समर्थन करेगा। अब सोमालिया के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? सोमालिया के प्रधानमंत्री है हमजा अब्दी बर्रे। ठीक है, और सोमालिया की जो राजधानी है वो है मोगादिशु, और सोमालिया की जो मुद्रा है वो है सोमाली शिलिंग। ये चीज क्लियर? ओके। उसके बाद आता है मुंबई में स्थित नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जिसे एनएसडीएल के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया, नॉर्वे और सिंगापुर के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के जो जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उन्होंने गंतव्यों के रूप में लाभान्वित होते हैं, जबकि मॉरिशस में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है। इसका क्या मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब स्ट्रांग हो रही है, इतनी कि मॉरिशस के अंदर भी गिरावट देखी गई लेकिन भारत के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। दैट्स अ पॉइंट हमारा बेस्ट यहाँ से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी की गई अप्रैल 2023 के अंदर के अनुसार उन्होंने 2022 और 23 के जो ग्रोथ है वो 11 साल के उच्च स्तर पर जो जमा ग्रोथ है, यानी कि जो आने वाली जो जमा की गई है जो आवक है उससे भी वो आगे निकल गई है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेबी ने 3000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ वैकल्पिक निवेश कोष में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष स्थापित करने का फैसला लिया है। ये चीज़ क्लियर? ठीक है, अब जो सेबी की बात चली है तो सेबी के अध्यक्ष की बात होनी चाहिए। सेबी के अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। ये चीज़ क्लियर? ठीक है,
नेक्स्ट आता है आरबीआई ने आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज डायरेक्शन 2023 जारी किए हैं। उसके हिसाब से जो सीआईसी पंजीकरण है उसके लिए आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत सरल बना दी गई। अब सीआईसी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे सेबी ने निवेशकों को डायरेक्ट प्लान का विकल्प प्रदान करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष को अनिवार्य कर दिया है और वितरण आयोग के लिए एक ट्रेड मॉडल पेश किया है जो 1 मई 2023 से लागू होगा। नेक्स्ट आता हमारा 10 अप्रैल 2023 को एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है एनएससी इंडेक्स ने क्या किया है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसे आरईआईटी के नाम से जाना जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जिसे आईएनवीआईटी के नाम से जाना जाता है को ट्रैक करने के लिए भारत का पहला इंडेक्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जिसे क्या किया जाता है जैसे निफ्टी रेट या फिर इन आईएनवीआईटी इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कोटक जनरल इंश्योरेंस ने नए जमाने के एमएसएमई को बुनियादी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की पेशकश करने के लिए एक्टिव एआई के साथ साझेदारी की है। देखो एक्टिव कंपनी डॉट एआई लगे, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब एक्टिव एआई के जो सीईओ है, एक्टिव एआई के सीईओ है रघुनाथन सुब्रमण्यम। एक्टिव एआई के जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। दिल्ली के बिजली वितरण विभाग को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर की जो वितरण शाखा है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में 150 करोड़ का समझौता हुआ है। अब टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन के जो सीईओ है वो है गणेश श्रीनिवासन। टाटा पावर का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जापान ऋणदाता जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है JICA ने क्या किया है घरेलू निजी क्षेत्र के ऋणदाता इंडसइंड बैंक यानी कि जो इंडिया का ऋणदाता है जो बैंक को लोन देता है इंडसइंड बैंक है, $125 मिलियन की निधि रेखा प्रभावित करने के लिए सिटी बैंक के साथ भागीदारी की है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा जानने लायक नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आरबीआई ने भारत में ग्रीन वित्त पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए RE के लिए ग्रीन डिपॉजिटरी स्वीकृति का फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है। ठीक है, रियल एनर्जी जिसे नाम से जानी जाता है। नेक्स्ट आता है जर्नल इंश्योरेंस काउंसिलिंग के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत ने नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 2023 में 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की है। 2 अंकों की वृद्धि दर्ज करने का मतलब कि पहले नॉन लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते नहीं थे, पहले सिर्फ लोग LIC है, LIC पे LIC, लेकिन अब लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेने लगे हैं। तो वो ऐसे इंश्योरेंस है जिसपे कुछ रिटर्न नहीं मिलता, वो लेने लगे हैं। अब इंश्योरेंस की बात चली है तो IRDAI का नाम आना बनता है। तो IRDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और IRDAI के जो अध्यक्ष है वो है देबांदिश पांडा। IRDAI के जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन याद रखना 2000 से ये काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है सेबी ने 35वें स्थापना दिवस पर आधुनिक डिजाइन वाले नए लोगों का अनावरण किया है। आज तक सेबी पुराने लोगों के साथ काम करता था, लेकिन 35वां जो स्थापना दिवस है उसमें अपना नया लोगो लोगों के सामने रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है HDFC बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है KEXIM के साथ $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन के लिए मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। HDFC बैंक के जो MD है वो CEO है, उसकी बात करें तो शशिधर जगदीशन है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। HDFC की जो स्थापना हुई थी वो 1994 में हुई थी। और HDFC बैंक की जो टैगलाइन है वो बहुत प्यारी है, वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि कैनरा बैंक और भारत बिल पे लिमिटेड ने मुसंडम एक्सचेंज ओमान के सहयोग से ओमान में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान का समझौता किया गया। अब देखो कई लोग हैं जो भारत से बाहर ओमान में रहते हैं
अब उन्हें मान लो यहाँ पर किसी चीज़ का बिल भरना हो तो वो वहाँ से नहीं भर सकते, लेकिन कैनरा बैंक ने क्या किया है, भारत बिल पे के साथ मिलकर ओमान के अंदर एक समझौता स्थापित किया जिसके द्वारा अब वहाँ पे बैठा इंसान भी बिल भर सकता है। अब ओमान की राजधानी क्या है, मस्कत। ओमान की मुद्रा कौन सी है, ओमानी रियाल। नेक्स्ट आता है सिटी यूनियन बैंक ने चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करने के लिए भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि सिटी यूनियन बैंक एक ऐसी बैंक है जिसने चेन्नई तमिलनाडु में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिटी बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसमें जब कोई इंसान लॉगिन करेगा तो वो हमेशा हमें क्या डालना पड़ता है, पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट डाल, लेकिन अब वॉइस बायोमेट्रिक भी काम करने लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉलमार्ट इंक के स्वामित्व वाली फोनपे डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाओं ने यूएस स्थित एक निजी इक्विटी फर्म है जनरल एटलांटिक से 100 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए हैं। 100 मिलियन यूएस डॉलर जुटाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे को एग्जाम के व्यू से इसे याद रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए बैंकिंग करंट अफेयर यहाँ खत्म होते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे इकोनॉमिक और बिजनेस से रिलेटेड। उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, देखो आईआईटी कानपुर के एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ने एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ, ये दो कंपनियां हैं, कौन कौन सी, एक तो है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है और उन्होंने क्या किया है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर ने एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर कर दिए। हमारे को सिर्फ पॉइंट याद रखना है कि हस्ताक्षर किससे कर रहे हैं, आईआईटी कानपुर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, उसकी क्या है, लिमिटेड एक फर्म है के साथ कानपुर पे हस्ताक्षर है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे आईएमपी के नाम से जाना जाता है, आईएमपी ने अपनी द्विवार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 डब्ल्यूईओ के नाम से जिसे जाना जाता है, डब्ल्यूईओ रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में रॉकी रिकवरी हेडिंग दी है। देखिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई, इसमें ध्यान रखिएगा। आईएमपी है, आईएमपी मेन है, कंपनी है, उसने अपनी द्विवार्षिक एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के अंदर एक हेडिंग आया है, कौन सा है, रॉकी रिकवरी हेडिंग आया है। उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि 2023-24 के लिए भारत के पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से घटाकर 5.9% कर दिया गया। किसको, जीडीपी को, भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान को। ठीक है। और जनवरी 2023 में क्या था, वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक था जो जनवरी 2023 का था उसके अंदर 6.1% था, लेकिन अब कितना हो गया, 5.9% हो गया। अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी जो एमडी है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, और आईएमएफ के जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर है, उस स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट आता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे भेल के नाम से जाना जाता है के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम को 6 साल की अवधि में भारतीय रेलवे के 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेनों की आपूर्ति के लिए 9600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉइंट है इस बात में कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वंदे भारत ट्रेनों की जो आपूर्ति करनी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट कितने का मिला है, तो 9600 करोड़ का किसे मिला है, भेल को मिला है। साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया, वो भी भेल को दिया गया, कितने साल के लिए, 35 साल के लिए। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेंड एंड डेवलपमेंट जिसे यूएनसीटीएडी के नाम से जाना जाता है द्वारा प्रकाशित एक ट्रेंड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपडेट है, जिसे ग्लोबल ट्रेंड एंड प्रॉस्पेक्ट अप्रैल 2023 की एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है, जो आर्थिक वृद्धि दर है 2022 के अंदर 6.6% से घटकर 2023 में 6% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो महासचिव है वो है रेबेका ग्रीन्सपैन, और जो महासचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थी यूएनसीटीएडी की जो पहली महिला थी वो थी कोस्टा रिका। यूएनसीटीएडी की स्थापना 1964 में हुई थी। उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। यूएनसीटी के जो सदस्य देश है वो 195 सदस्य देश है। ठीक है,
इकोनॉमिक एंड बिजनेस की जो हमारी लास्ट न्यूज़ है वो आती है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत का जो निर्यात है वो 6% से बढ़कर 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और जो आयात है वो 16.5% से बढ़कर 714 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन आयात हमारे लिए बुरी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि जितना आयात हम कम करेंगे उतना हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे कुछ अवार्ड्स बचते हैं। अब अवार्ड कौन से हैं, देखो पहला अवार्ड आता है कि भारतीय अभिनेता शाहरुख खान, जिसे सब लोग जानते हैं, शाहरुख खान ने टाइम 100 रीडल पोल 2023 जीता है। शाहरुख की जो कुल संपत्ति है वो 770 मिलियन डॉलर हो गई है। भारत बायोटेक ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन 2023 में VIE अवार्ड 2023 जीता है। किसने जीता है, भारत बायोटेक ने जीता है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वाशिंगटन है जिसने कोवैक्सीन ये निकाली थी, ये है कंपनी भारत बायोटेक है। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध अमेरिकी स्टैटिस्टिशियन है CR राव, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी स्टैटिस्टिशियन CR राव ने स्टैटिस्टिक्स में 2023 इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है। और क्यों दिया गया है CR राव को ये पुरस्कार, क्योंकि 75 साल पहले स्टैटिस्टिक्स की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाया गया था, किसके द्वारा, CR राव द्वारा, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड दिया है, भारतीय राष्ट्रपति ने 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रॉस रूट्स इनोवेशन और आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज के अवार्ड्स प्रदान किए हैं कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। ओके, अब कुछ अपॉइंटमेंट्स ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी है, देखो छोटे छोटे एग्जाम है, अगर आप लोग 2-3 महीने की एक साथ पढ़ेंगे तो अवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमसे याद नहीं होगी। लेकिन अगर हम छोटा छोटा एफर्ट लगाते हैं, जैसे हर वीक पढ़ते हैं, जैसे मेरी करंट अफेयर्स से अगर आप ले तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा की होगी, तो आधा घंटा पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, हम पढ़ सकते हैं वीक में एक बार। RBI ने 3 साल के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में संजय अग्रवाल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी कर दी है। देखो संजय अग्रवाल क्या है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO अभी भी है, ठीक है। अब उनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा था, 2 अप्रैल 2023 को कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन RBI ने क्या किया, 3 अप्रैल 2023 से वापस उन्हें 3 साल के लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का MD और CEO नियुक्त कर दिया है, ठीक है। ओके, देखिए अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने एक CCI पढ़ा था, तो CCI क्या होता है, देखो CCI क्या होता है, CCI जो है वो अपना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ठीक है। NBC यूनिवर्सल एक कंपनी है द्वारा इन्वेस्टमेंट और BTS VCC की कुल शेयरधारी का अधिग्रहण को मंजूरी दी है। CCI के जो अध्यक्ष है वो है संगीता शर्मा। CCI का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। 14 अक्टूबर 2003 को CCI की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखो अपॉइंटमेंट वगैरह इतनी सी कोई ज़्यादा नहीं थी, पढ़ने में आसानी रही। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आती है स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ने नासा के टेम्पो हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता नियंत्रण मिशन के साथ इंटेलसेट 40E लॉन्च किया है। देखो स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट है, उसने नासा के साथ टेम्पो TEMPO की फुल फॉर्म होती है ट्रोस्फोस्फेटिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशंस की जो रिपोर्ट है, हाई रिजोल्यूशन वायु गुणवत्ता नियंत्रण है, इंटेलसेट 40E लॉन्च किया है। हमें सिर्फ याद रखना है, अब इसके अंदर ज़्यादा घुसेंगे तो फिर हम और पढ़ाई कब करेंगे। नेक्स्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HAL के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तीसरी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है। नासिक में नासिक डिवीज़न के अंदर 100वें सुखोई 30, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SU-30 MKI के नाम से जाना जाता है, सुखोई 30 को रिपेयर एंड ओवरहॉल एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है, ठीक है। फिर आता है हमारे पुणे लैब्स द्वारा विकसित एंटी सबमरीन रॉकेट INS चेन्नई से सफल परीक्षण किया गया है। पुणे के अंदर जो लैब है उसमें एक एंटी सबमरीन रॉकेट विकसित किया गया था INS, जो चेन्नई के अंदर सफल परीक्षण उसका किया गया है, ठीक है। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। अगली बार स्टार्ट करने से हम देते हैं, अब आता है देखो 10 देशों की 80 अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक है। 10 देशों के अंदर 80 अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक है, उनकी एक टीम है
उन्होंने जेम्स वेब टेलीस्कोप से 4 सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की खोज की है। हमें सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, देश कितने हैं 10, खगोल वैज्ञानिक कितने थे 80। उन्होंने खोज क्या की है, 4 सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की खोज की है। नेक्स्ट, इजराइल ने अंतरिक्ष में ओफेक 13 टोही इजरायली जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है। उसके बाद आता है ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स क्रॉप ने 50 किलो वॉरहेड से लैस कामिकाजे ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, उसके बाद आता है यूडीआई जो आधार कार्ड बनाती है यूडीआई है, और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए एक एमओयू पे हस्ताक्षर किए हैं। यूडीआई के जो अधिकारी है वो है डॉक्टर सौरभ गर्ग। यूडीआई का मुख्यालय नई दिल्ली, दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट, डबल आर आई जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, और भारतीय नौसेना ने क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए भागीदारी की है। डबल आर आई के जो निदेशक है वो प्रोफेसर तरुण सौरदीप है। डबल आर आई का स्थान है बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा है। सीबीएन जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के नाम से जाना जाता है का यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट, तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने आधिकारिक तौर पर देश के सबसे बड़े युद्धपोत और दुनिया के पहले मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन टीजीसी अनादोलू का अनावरण किया है। देखो, तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति है रेसेप तैयप एर्दोगन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि जो देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है और दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है टीजीसी अनादोलू का उन्होंने अनावरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। जैसे पुणे में स्थित जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक है उनकी एक टीम ने मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिला है में सिजु गुफा है, वहाँ पर एमोलॉप्स सीजू नामक का जीनस एमोलॉप्स के कैस्टेड रेनिट मेंढक है उसकी एक नई प्रजाति की खोज की है। कहाँ पर हुई है ये जो खोज हुई है ये हुई है हमारे दक्षिण गारो हिल्स जिले में सीजू गुफा से एमोलॉप्स सीजू नामक जो जीनस है एमोलॉप्स के कैस्टेड रेनिड की प्रजाति में मेंढकों की खोज की है। नेक्स्ट, हमारे स्पोर्ट्स में क्या क्या न्यूज़ है वो देख लेते हैं। स्पोर्ट्स में एक छोटी सी न्यूज़ है, कौन सी, कि 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर गुगेश डोमराजू जिसे गुगेश डी के नाम से जाना जाता है ने उज्बेकिस्तान के जो पहले वर्ल्ड रैपिड चैंपियन ग्रैंड मास्टर थे नौदिरबेक उनको हराया और आर्मगेडन चैंपियनशिप सीरीज 2023 एशिया और ओशिनिया एक साथ जीती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्ituary आता है किस किस के हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका निधन हुआ है। सबसे पहले आता है तमिलनाडु के पूर्व निर्वाचन अधिकारी हैं नरेश गुप्ता, उनका निधन हो गया कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, और कहाँ पर हुआ है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। देखिए, जिसका भी निधन होता है उसका नाम, वो क्या काम करते थे, वो कितने वर्ष में और किस जगह पे उनका निधन हुआ, ये 4 चीज़ें हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होती है। फिर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व चेयरमैन एमिरेट्स केशव महिंद्रा को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, कहाँ पे, मुंबई के अंदर। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो एमिरेट्स है केशव महिंद्रा है उन्हें 1987 में फ्रांस सरकार द्वारा उनका सबसे बड़ा पुरस्कार चैवलियर डे ऑर्डर नेशनल डे ला लीजियंस डी हॉनर्स के सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री उत्तरा बावस्कर का 79 वर्ष की आयु के अंदर पुणे के अंदर निधन हो गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी जो बुक से रिलेटेड आती है कि कौन कौन सी नई बुक लॉन्च हुई है। देखो, सबसे पहले जो बुक लॉन्च हुई वो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद है, उन्होंने अपनी आत्मकथा है आज़ाद का विमोचन किया है। जबकि जो विमोचन किसके द्वारा किया गया, वो विमोचन किया गया जम्मू कश्मीर के पूर्व सरहद ए रियासत और राज्यसभा के जो पूर्व सदस्य है डॉक्टर करण सिंह ने दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद का अनावरण किया है। फिर है इतिहासकार नंदनी दास जो यूके में अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर भी है,
उन्होंने क्या किया है, कोटिंग इंडिया नामक की एक नई पुस्तक लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसबीआई ने भी एक पुस्तक लिखी है। कौन सी? एसबीआई ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एसबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। दूसरा, पत्रकार पीयूष बाबले ने गांधी रियासत और सांप्रदायिकता शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पत्रिकाओं में के स्वास्थ्य विशेष अंक विज्ञान प्रगति और साइंस रिपोर्टर जारी किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट डे को इम्पोर्टेंट डे आ सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डे है वो है अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, जो 8 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। 7 से 12 अप्रैल 1971 को रोमानी प्रतिनिधियों की जो पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठक के सम्मान में मनाया जाता है। रोमानी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 से 12 अप्रैल 1971 को रोमानी प्रतिनिधियों की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी, उसके सम्मान में बनाया जाता है। ठीक है, एक है विश्व होम्योपैथिक दिवस, जो 10 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। और सीआरपीएफ का 58वां शौर्य दिवस 9 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है, यानी कि 9 अप्रैल 2023 को 58वां सीआरपीएफ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है, और 11 अप्रैल 2023 को कस्तूरीबाई गांधी की 154वीं जयंती भी है, और ये उन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ आते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन 2023 के जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। 39वां सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। इस दिन सियाचिन के के ऊपर अपने कब्जा कर लिया था, तो 39वां सियाचिन दिवस मनाया जाता है। एक जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको सब लोगों को याद रहता है, एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जो वर्षगांठ है वो कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 14 अप्रैल 2023 को। कौन सी अभी जो 14 अप्रैल 2023 को कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? वो बनाई गई थी 104वीं वर्षगांठ। तो इसके साथ ही आज हमारे करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं इस वीक के। अगर टाइम मिला तो मैं इसी वीक के जो करंट अफेयर्स है जो उसके एमसीक्यू भी लेके आऊँगा। अगर आपको लगे कि मैंने आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ाया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।